मेरा नाम है सागर से। मैं पीजी कॉलेज धार से। और आज हम जो है कंडेंस मैटर फिजिक्स में सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे। ये डिस्कशन है टॉपिक का। और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड कि हाउ डू एटम्स असेंबल इनटू सॉलिड स्ट्रक्चर। सॉलिड स्ट्रक्चर में एटम्स जो है इस तरह से असेंबल होते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। फिर हम लैटिस पैरामीटर और लैटिस जो एटॉमिक रेडियस है उनके बीच का जो रिलेशन है वो जानेंगे। और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उसे हम देखेंगे। सॉलिड मटेरियल्स को डिफाइन करने से पहले हम देखेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर जो है वो कंसिस्ट करता है एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को। और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके आधार पर हम जो है सॉलिड लिक्विड और गैसेस को में इसे सब डिवाइड करते हैं। अब अगर हम बात करें सॉलिड लिक्विड और सॉलिड लिक्विड और गैसेस, इन तीनों को हम डिफाइन करते हैं इनके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंटर एटॉमिक फोर्स से। अगर हम बात करते हैं सॉलिड में तो इंटर एटॉमिक फोर्स जो है वो इसमें अट्रैक्शन जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ज्यादा होता है। इसकी वजह से जो सॉलिड में एटम्स के बीच की जो बाइंडिंग है वो ज्यादा होती है। उसी की अगर हम बात करें उसी कंपैरिजन में अगर लिक्विड या गैसेस की हम बात करें तो लिक्विड या गैसेस में जो है वो इंटरएटॉमिक फोर्स जो है वो ज्यादा मतलब फोर्स जो है वो कम होता है। इस वजह से वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। अगर हम गैसेस की बात करें तो उसमें एटम्स जो है या एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और उनके बीच का इंटरएटॉमिक फोर्स या इंटरएटॉमिक डिस्टेंस की हम बात करें तो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है। और वहीं हम बात करें फोर्स तो वो वीक होता है। तो इस तरह से हम जो है मटेरियल को जो है डिफाइन करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सॉलिड मटेरियल्स की तो सॉलिड मटेरियल्स का जो है डिफाइनेट वॉल्यूम और शेप होता है। और उसी क्रम में अगर हम बात करें कि सॉलिड मटेरियल को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो है क्रिस्टलाइन मटेरियल, दूसरा जो है पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल और तीसरा जो है अमॉर्फस मटेरियल। हम बात करते हैं सिंगल क्रिस्टल, पॉलीक्रिस्टलाइन और अमॉर्फस मटेरियल की। तो सिंगल क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो सिंगल क्रिस्टल में कोई गेन बाउंड्रीज नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो सिंगल क्रिस्टल में जो एटॉमिक की अगर हम क्रिस्टल की बात करें सबसे पहले क्रिस्टल को किस तरह से डिफाइन कर देंगे। तो पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम इट इज कॉल्ड एज ए क्रिस्टल्स। बट अगर हम बात करें सिंगल क्रिस्टल्स की तो सिंगल क्रिस्टल में जो पीरियोडिसिटी है वो थ्रू आउट द बल्क मटेरियल जो है वो सेम रहती है। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो पीरियोडिसिटी है वो इनफाइनाइट लेंथ स्केल पर होती है। इस वजह से अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी गेन बाउंड्रीज नहीं होती है। एक एग्जांपल्स है सिंगल क्रिस्टल का, आप इसे देख सकते हैं। ये सिंगल क्रिस्टल है, इसमें पीरियोडिसिटी जो है थ्रू आउट द मटेरियल सेम है एटम्स की। वहीं हम बात करें पॉलीक्रिस्टलाइन मेटल, तो पॉलीक्रिस्टलाइन मेटल जैसा कि नाम से आपको दिखाई दे रहा है पॉलीक्रिस्टलाइन मतलब कई सारे, तो कई सारे क्रिस्टल्स इसे हम बोल सकते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन मेटल जो है वो कई सारे स्मॉल क्रिस्टल्स जो है उनका एग्रीगेट होता है और रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ये आपके पॉलीक्रिस्टलाइन मेटल्स है। इसमें कई सारे क्रिस्टल्स है जो कि इंटरलॉक है ग्रेन बाउंड्रीज से। और यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्रेन बाउंड्रीज जो है इसके अंदर जो है कई सारे ग्रेन्स है। और ग्रेन बाउंड्रीज के अदर साइड देखेंगे तो ग्रेन्स का डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में है। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो ये क्या कहलाते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल कहलाते हैं। और इसकी जो टोटल क्रिस्टलिटी है अगर हम बात करें सिंगल क्रिस्टल के कंपैरिजन में तो यहाँ कम होगी क्योंकि डिफरेंट ओरिएंटेशन होने की वजह से ग्रेन्स का। और वहीं हम बात करते हैं अमorphous मटेरियल में। तो अमorphous मटेरियल जो है वो अगर हम उसको डिफाइन करें तो अमorphous मटेरियल जो है वो किस तरह के होते हैं। अमorphous मटेरियल में जो पीरियोडिसिटी है जो आपका एटम्स है उनकी पीरियोडिसिटी जो है वो ना के बराबर होती है। हम बात कर सकते हैं कि शॉर्ट रेंज ऑर्डरिंग होती है। वही हम बात करें सिंगल क्रिस्टल की तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं, इनकी पीरियोडिसिटी लॉन्ग रेंज ऑर्डर की होती है। वहीं हम अमorphous की बात करें तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डरिंग होती है और रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं इसमें एटम्स। तो इसलिए से कहा कहता था अमorphous मेटल कहता है। अमorphous मेटल के कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि क्वार्ट्ज,
क्वार्ट्ज जो है वो अमरफस मटेरियल कहलाते हैं। वही हम बात करें सिंगल क्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टल, तो कॉपर और आयरन और इस तरह के जो मटेरियल्स है वो इस कैटेगरी में आते हैं। हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी क्यों जरूरी है? क्रिस्टलोग्राफी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर हम बात करेंगे कि क्रिस्टलोग्राफी, तो क्रिस्टलोग्राफी की मदद से हम किसी भी मटेरियल का एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जान सकते हैं। वहीं हम बात करें कि जो क्रिस्टल ज्योमेट्री है उसकी स्टडी से हम जो है एटॉमिक अरेंजमेंट जो है मटेरियल में उसको हम देख सकते हैं, साथ में उससे हम एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसी मटेरियल की रिलेटेड प्रॉपर्टीज को। अब हम बात करें कि different properties of material is depend on the crystallographic orientation। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें कि मटेरियल की कई सारी जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे, उसका क्रिस्टल का ओरिएंटेशन किस तरह से है, किस तरह से उसका प्लेन्स का ओरिएंटेशन है और डायरेक्शन का ओरिएंटेशन है। इस बेसिस पर जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है मटेरियल की वो डिफाइन की जाती है। अगर हम बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तो वो भी डिपेंड करेगी क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है वो ग्रेन बाउंड्री से काफी काफी ज्यादा अफेक्टेड होती है। और वहीं हम बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो अगर क्रिस्टल में डिफेक्ट है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और अगर डिफेक्ट नहीं है तब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कंप्लीटली चेंज होती है, उसकी कोर्सिटी और रेमनेंस भी चेंज होता है। वहीं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है वो काफी हद तक जो है क्रिस्टलाइन क्वालिटी पे डिपेंड करता है, और मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज आल्सो डिपेंड ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन। और अगर हम बात करें कि जो ये क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन है या क्रिस्टल ज्योमेट्री है, इसकी स्टडी किस तरह से की जाती है, तो इसकी स्टडी जो है वो एक्सरे बीम और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन बीम और न्यूट्रॉन बीम से डिफ्रैक्शन के थ्रू जो है हम क्रिस्टल की ज्योमेट्री और अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम निकाल सकते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर वी मस्ट नो फॉलोइंग टेक्निकल टर्म्स। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर को अच्छे से जानना है तो हमें कुछ टर्म्स को जो है जानना काफी जरूरी है, जैसे कि स्पेस लैटिस और बेसिस, यूनिट सेल, लैटिस पैरामीटर, लैटिस कांस्टेंट, इसके साथ में आपका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि स्पेस लैटिस और बेसिस क्या होते हैं। तो अब हम बात करें कि स्पेस लैटिस, तो स्पेस लैटिस जो है वो एक तरह का इमेजिनरी कंसेप्ट है। ये इसी तरह से होता है कि अगर हमें किसी क्रिस्टल को डिफाइन करना है तो क्रिस्टल को हम पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम से डिफाइन करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम थ्री डायमेंशन ट्रांसलेशन पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड एज लैटिस। तो अगर हमने इमेजिनरी पॉइंट्स को थ्री डायमेंशन में इमेजिनरी पॉइंट को पीरियोडिक अरेंजमेंट अगर करते हैं हम, तो यहाँ जो इमेजिनरी पॉइंट्स का जो अरेंजमेंट है, पीरियोडिक अरेंजमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। ठीक है, या हम इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इमेजिनरी पॉइंट का एक इन्वायरमेंट होता है जहां पर, और पीरियोडिक इन्वायरमेंट होता है जहां पर अगर हम एक पॉइंट को ले वहां पर, तो उसका अरेंजमेंट जो है वो आइडेंटिकल दिखाई देता है। और वहीं हमने अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमें एटम का एसोसिएशन जरूरी है लैटिस पॉइंट के साथ। तो अगर हम लेटिस पॉइंट के साथ में अगर एक या एक से ज्यादा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स एसोसिएट करें अगर हर एक लेटिस पॉइंट के साथ में, तो उससे हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। तो अब हम इस आगे से जो है पिक्चर के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो है लेटिस है जो कि पीरियोडिक अरेंजमेंट है इमेजिनरी पॉइंट्स का। और यहाँ हमने क्या किया कि इस जो इमेजिनरी पॉइंट जो है जिसे हम लेटिस कहते हैं, उसके साथ में अगर हम एटम्स को एसोसिएट करते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा एटम्स को एसोसिएट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, बेसिस कहलाता है। और लेटिस प्लस बेसिस जो है वो क्या कहलाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं हम लेटिस प्लस बेसिस से। आगे देखते हैं हम यूनिट सेल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये यूनिट सेल। यूनिट सेल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमें किसी घर को बनाना होता है, तो घर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट पार्ट जो है
घर को बनाने के लिए, या बिल्डिंग ब्लॉक हम जो है ईंट को कहते हैं। सिमिलरली अगर हमें एक क्रिस्टल बनाना है, तो क्रिस्टल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट ब्लॉक होता है, या स्मॉलेस्ट ब्लॉक या ज्योमेट्रिकल फिगर फ्रॉम विच द क्रिस्टल इज बिल्ट अप बाय रिपीटिंग इन 3 डायमेंशन। So we can say that unit cell is a fundamental group of particles which are repeating entities. So unit cell is a basic structure. We can say that it is a building block of crystal structure. So हम यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं एक स्मॉलेस्ट ब्लॉक से, जिसके रिपीटेशन से एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें मिलता है। तो crystalline solid can be constructed from a unit cell plus a translation operator. यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिट सेल प्लस ट्रांसलेशन ऑपरेटर। अगर यूनिट सेल आपके पास है कोई, यूनिट सेल के ट्रांसलेशन वेक्टर से वेक्टर को हम के थ्रू जो है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन ऑपरेटर जो है वो T इक्वल टू N1A प्लस N2B प्लस N3C से डिफाइन किया जाता है। अब हम अगर बात करें कि यहाँ एक यूनिट सेल देखते हैं हम इसे, तो ये यूनिट सेल में क्या है, हम देख सकते हैं कि यहाँ एबीसी जो है वो प्रिमिटिव वेक्टर्स है, और वहीं अगर हम बात करें अल्फा बीटा गामा, तो ये क्या होते हैं, इंटरफेसियल एंगल होते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें अल्फा की तो वो बी और सी के बीच का एंगल है, वहीं हम बात करें बीटा की तो ये सी और ए के बीच का है और एंगल है, और इसी के साथ में हम गामा की बात करें तो ये बी और ए के बीच का एंगल है। तो ये इंटरफेसियल एंगल कहलाता है अल्फा बीटा गामा, और प्रिमिटिव वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं एबीसी, या हम इसे लेंथ भी कह सकते हैं। तो ये जो प्रिमिटिव वेक्टर है और इंटरफेसियल एंगल है, ये जो है लेटिस पैरामीटर कहलाते हैं, और लेटिस पैरामीटर ही डिसाइड करते हैं एक यूनिट सेल की साइज और शेप को, बिकॉज ये जो अल्फा बीटा गामा है इनके बीच का जो डिफरेंस है, और इसके साथ में एबीसी जो है प्रिमिटिव वेक्टर, ये ही डिफाइन करते हैं साइज और शेप को यूनिट सेल की। हम बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को हम डिवाइड करते हैं दो भाग में, प्रिमिटिव सेल्स और नॉन प्रिमिटिव सेल। अगर हम बात करते हैं प्रिमिटिव सेल की, तो इसमें जो लेटेस्ट पॉइंट है वो केवल कॉर्नर पे होता है, और जिसे हम प्रिमिटिव सेल्स कहते हैं, और इसमें जो लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट सेल जो है प्रिमिटिव सेल में वो केवल एक होता है। और इसे हम अगर बात करें कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट सेल एक होता है, इस वजह से वो क्या कहलाता है, प्रिमिटिव सेल कहलाता है। वहीं हम बात करें नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की, तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है उसमें एक से ज्यादा लेटिस पॉइंट हो सकते हैं पर यूनिट सेल में, जिसे हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल सिस्टम की। तो क्रिस्टल सिस्टम जो है वो 7 प्रकार के होते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं जो लेटिस पैरामीटर है उस पर। लेटिस पैरामीटर जिसे हमने डिफाइन किया था अल्फा बीटा गामा और एबीसी। तो इनका जो वेरिएशन है एबीसी अल्फा बीटा गामा का, इसके अनुसार जो है वो क्रिस्टल सिस्टम 7 प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, इसे हम डिफाइन करते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हम जो है बताते हैं CTOM-TTH। तो इसे हम बात करेंगे कि C फॉर क्यूबिक, क्यूबिक में जो है वो तीनों बीच के जो इंटरफेसियल एंगल है वो 90 डिग्री होता है, और साथ में तीनों एक्सिस जो है वो इक्वल होती है। वहीं हम बात करें टेट्रागोनल में, तो टेट्रागोनल के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ हम इसको कट करेंगे, और एक जो है लेंथ वो इक्वल नहीं होगी, और बाकी की दोनों जो है इक्वल होती है। तो इस तरह से हम जो है डिफरेंट एबीसी और अल्फा बीटा गामा के अनुसार क्रिस्टल सिस्टम को 7 प्रकार से डिवाइड करते हैं। और अब जब हम देखेंगे कि ये जो 7 प्रकार के जो क्रिस्टल सिस्टम है, जो कि एबीसी और अल्फा बीटा गामा पे डिपेंड करते हैं, उसके अनुसार जो है वो 14 तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर के अनुसार जो है 14 प्रकार के ब्रेविस लैटिस होते हैं। जैसे क्यूबिक में हम बात करें तो सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और एफसीसी 3 प्रकार के जो है वो ब्रेविस लैटिस होते हैं। इस तरह से जो है वो टेट्रागोनल में 2 प्रकार के होते हैं, और इस तरह से हम 7 जो सिस्टम है उसके टोटल 14 जो है वो ब्रेविस लैटिस होते हैं। ये हम देख सकते हैं कि इस डायग्राम में कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सिंपल क्यूबिक सिस्टम है, जिसमें आप देख सकते हैं क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कि एबीसी और अल्फा बीटा गामा जो है, एबीसी इक्वल है और अल्फा बीटा गामा जो है 90 डिग्री है। उसी प्रकार से हम जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइम के क्रिस्टल सिस्टम्स को डिफाइन करते हैं। क्यूबिक सिस्टम को जो है 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और इसके अलावा फेस सेंटर्ड क्यूबिक।
और हम बात करते हैं अब सिंपल क्यूबिक सिस्टम की। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में जो है वो एटम जो है वो हर एक कॉर्नर पर होते हैं। मतलब अगर हम क्यूब की बात करें तो उसमें 8 कॉर्नर होते हैं। तो हर कॉर्नर पर जो है वो एक एटम एसोसिएट होता है। और वही हम बात करी बड़े की एक इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर जो है वो 1/8 हिस्सा जो है वो शेयर्ड होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं ये 3D पिक्चर, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कॉर्नर पर वो 1/8 हिस्सा जो है शेयर हो रहा है। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो 8 कॉर्नर है। 8 कॉर्नर पर टोटल 1/8 इंटू 8 इंटू 1/8 करेंगे, तो यहाँ पर टोटल मिला के हमारे पास यूनिट सेल जो है, पर यूनिट सेल जो एटम पर यूनिट सेल है वो निकलेगा 1। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हर एक कॉर्नर पर 1/8 शेयरिंग हो रही है। इसी के साथ में 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर के लिए टोटल एटम पर यूनिट सेल जो है वो 1 हो जाएगा। तो ये जो है सिंपल क्यूबिक सिस्टम है, जिसमें कि एटम पर यूनिट सेल जो है वो 1 होता है। वहीं हम बात करें कि ये सिंपल क्यूबिक सिस्टम जो है वो इसकी पैकिंग जो है वो पुअर होती है। और वहीं हम बात करें कि कोऑर्डिनेशन नंबर को हम डिफाइन करें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो नियरेस्ट नेबर एटम अराउंड नियरेस्ट नेबर एटम अराउंड एन एटम इट इज कॉल्ड एज ए, और लेटेस्ट पॉइंट इट इज कॉल्ड एज ए कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एटम के नियरेस्ट नेबर एटम कितने हैं, इसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम में, तो ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें कि अगर एटम को हमने रेफरेंस एटम लिया, तो इस एटम के जो पास वाले जो एटम्स है वो कितने होंगे, तो नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, तो हम देख सकते हैं एक ऊपर की तरफ होगा और एक जो है नीचे की तरफ होगा। इसी के साथ में जो है वो साइड में हम लेफ्ट में और राइट में भी देखेंगे, और इसी तरह से इसके जस्ट फ्रंट में और इसके बैक में। तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो एक एटम के सिंपल क्यूबिक सिस्टम में एक एटम के पास जो है नियरेस्ट नेबर एटम जो है वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं इस डायग्राम से। अब हम बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो सिंपल क्यूबिक के हैं वो हम देख सकते हैं। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है वो क्या होती है, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये एटम है और एक एटम ये है, तो इनके पास का जो डिस्टेंस है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, वो कितना होगा। तो यहाँ ये रेडियस इसकी r है और ये रेडियस r है। तो टोटल रेडियस जो है, टोटल जो डिस्टेंस है वो 2r हो जाएगी। और ये जो 2r है वो किसके इक्विवेलेंट है, ये जो है लेंथ के इक्विवेलेंट है, जो लेटिस पैरामीटर के इक्वल है, जिसे हम क्या कहते हैं, a कहते हैं। तो a इक्वल टू जो है वो 2r होगा। वही लेटिस पैरामीटर को डिफाइन करना है, तो a इक्वल टू 2r। और नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, जो कि 1 होता है। हम बात करें कि वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम इन यूनिट सेल, तो अगर हम बात करें कि ऑल एटम, तो यहाँ पर एक एटम है, तो एक एटम का ही वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाएगा। तो सिंपल क्यूबिक सेल में एक एटम का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, 1/4/3 πr3। और आर को यहाँ डिफाइन कर सकते हैं a/2 से। तो यहाँ अगर आपको इस टर्म में पूछा जाए तो आर इक्वल टू a/2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर हम बात करें तो वो a क्यूब होता है, और एक ही जगह अगर हम 2r लिखते हैं तो 2r क्यूब हो सकता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करें, जैसे जैसे हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कहते हैं एक एटम की, एटम के पास के जितने भी एटम्स है नियरेस्ट नेबर उन्हें हम कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 होता है। तो इस तरह से जो है सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम बात करते हैं एटॉमिक पेकिंग फैक्टर। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है क्रिस्टलोग्राफी में। और एटॉमिक पेकिंग फ्रैक्शन की हम बात करें तो पेकिंग फ्रैक्शन जो है वो या हम इसे डेंसिटी ऑफ पेकिंग भी कहते हैं। तो इसे डिफाइन किया जाता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए मैसिव एटम इन ए यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एटम जो है वो यूनिट सेल में जो है एक एटम का जो वॉल्यूम है वो यूनिट सेल के वॉल्यूम में कितना है, वो जो चीज है वो आपको क्या बताती है, पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। पैकिंग फ्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हम इसे इस तरह से ही डिफाइन कर सकते हैं कि जिस तरह से एक रूम है, उस रूम में जो है जैसे कि कम लोग अगर रह रहे हैं तो उसकी एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो कम होगी। और अगर वहीं अगर हम बात करिए उसको हम डेंसिटी ऑफ पैकिंग की बात करें तो वहाँ कम होगी। और वहीं अगर हम बात करें कि उसी रूम में अगर कोई कुछ ज्यादा लोग रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 5 लोग रह रहे हैं,
और वहीं अगर हम एक रूम में एक लोग रह रहा है कोई, तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है वो कम होगा या डेंसिटी ऑफ पैकिंग कम होगी। और वहीं अगर हमारे पास ज्यादा लोग रहते हैं तो डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है। सिमिलरली इसी तरह से जो है अगर एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है, उस पर्टिकुलर यूनिट सेल के वॉल्यूम में अगर जो हम एटम्स एसोसिएट है उसमें अगर एटम्स है, तो उसका जो वॉल्यूम है, नंबर ऑफ एटम्स जो है उनके वॉल्यूम जो है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो अगर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लूजली पैक कहते हैं। और अगर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है वो ज्यादा होता है तो उसे हम क्लोज पैक कहते हैं। तो ये जो है एटॉमिक फैक्टर इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ये या हम इसे डेंसिटी ऑफ पैकिंग भी कहते हैं। अब हम जो है सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो है वो कितने होते हैं, एक होता है सिंपल क्यूबिक में। और उस एक एटम का हम वॉल्यूम यहाँ पर लेंगे। साथ ही ये देख सकते हैं आप, ये एक एटम का वॉल्यूम यहाँ हमने डिफाइन किया है। वहीं हम बात करें जो कि 1/1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह हमने क्या लिखा है, 2r इक्वल टू ए होता है, तो आर की जगह हमने a/2 लिखा है यहाँ पर। और वहीं हम बात करें यूनिट सेल का वॉल्यूम, तो वो क्या होता है, ए क्यूब होता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है पहले। अब इस कैलकुलेशन को करने के बाद में यहाँ हम देखेंगे कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो सिंपल क्यूबिक सिस्टम है उसके लिए जो है 0.52 ही होता है। कहने का मतलब 52% जो है वो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर या जो डेंसिटी ऑफ पैकिंग जो है सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए होती है। और वहीं हम बात करें तो 52% जो है वो पैक्ड है और यूनिट सेल में 52% जो है एटम का वॉल्यूम एक्यूपाइड होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 48% जो है वो पूरी तरह से एम्प्टी स्पेस होता है। तो इसीलिए जो है इस प्रकार के जो सिंपल क्यूबिक सिस्टम है उसे हम क्या कहते हैं, लूजली पैक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये जो है सिंपल क्यूबिक सिस्टम है, इसके लिए हमने एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकाला। अब उसके बाद हम देखेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। अब बीसीसी स्ट्रक्चर में हम बात करें तो बीसीसी स्ट्रक्चर में हम जैसे कि नाम से प्रतीत होता है, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड का मतलब ये है कि इसमें जो एटम्स है वो कॉर्नर पे तो होते ही है, जैसे जैसा कि हमने सिंपल क्यूबिक सिस्टम में देखा, हर कॉर्नर पे जो है एक एटम होता है। साथ में जो है वो बॉडी सेंटर्ड में भी मतलब जो सेंटर है, जो बॉडी के जो सेंटर है उसमें भी एक एटम होता है। तो इस तरह के जो सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बीसीसी स्ट्रक्चर कहते हैं या बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ हम बात करें तो हर कॉर्नर पर जो है वो 1/8 हिस्सा जो है वो शहर होता है। और इसी के साथ में सेंटर में एक एटम होता है। तो 8 कॉर्नर जो है उसमें 1/8 हिस्सा शहर होने की वजह से ये 8 इंटू 1/8 होगा। और +1 जो है वो सेंटर के एटम का होता है हिस्सा। तो टोटल जो है यहाँ पर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो है वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। और हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इस केस में कितने होंगे, वो 8 होंगे। क्योंकि अगर हम ये सेंटर एटम लेते हैं तो सेंटर एटम के नियरेस्ट नेबर जो है वो चार आठों तरफ से होंगे। तो आठों तरफ से जब नियरेस्ट नेबर होते हैं तो इसकी वजह से इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, वो 8 होगा। क्योंकि अगर एक सेंटर एटम हम ले रहे हैं तो उसके पास के जो 8 कॉर्नर्स है वही उसके जो है नियरेस्ट नेबर होंगे। हम बात करते हैं बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो यहाँ हम देख सकते हैं बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए, तो ये जो टोटल जो रेडियस है ये एटम्स की, तो यहाँ पर एक सिंगल एटम जो है जो कॉर्नर का एटम है उसकी रेडियस आर है। वहीं हम इस एटम की बात करें कंप्लीट एटम की, तो इस एटम की जो रेडियस है वो 2r होगी, यहाँ देख सकते हैं ये वाली। और वहीं हम बात करें सिंगल एटम्स के लिए जो कॉर्नर पे है उसमें हम बात करें तो उसकी रेडियस कितनी होगी, आर होगी। तो यहाँ जो टोटल रेडियस की हम बात करें, ये जो सी है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 4r के इक्वल होगा। वहीं हम बात करें कि पाइथागोरस थ्योरम से हम ये जो b है इसको निकाल सकते हैं, जो कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। और इसी के साथ में पाइथागोरस थ्योरम से हम जो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इक्वल टू ए स्क्वायर जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ जो है हम बात करें तो सिंपल बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए तो जो रिलेशनशिप है रेडियस और लेटिस पैरामीटर का, वो इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन से आता है और वो होता है 4r इक्वल टू √3 है। तो रेडियस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो √3/4 जो है वो रेडियस होगी बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए। और अब एटॉमिक पैकिंग फैक्टर को हम डिफाइन करेंगे
तो यहाँ ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि यूनिट सेल जो है वो कितने, 2 एटम पर यूनिट सेल, 2 एटम कंसिस्ट करता है एक यूनिट सेल। तो हमें जो वॉल्यूम निकालना है यूनिट सेल का, वो कितने यूनिट सेल का कितने एटम्स का वॉल्यूम निकालना है, वो 2 एटम्स का निकालना है। तो 2 एटम्स का जो वॉल्यूम है वो हम क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे। तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह हम √3/4 निकाल लेंगे, जो कि हमने यहाँ से निकाला है वो रख देंगे। और इसके साथ में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो वो ए क्यूब है। तो इसे हम फाइनली जब कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद में एटॉमिक ब्रेकिंग फ्रैक्शन जो है बॉडी सेंटर क्यूबिक सेंटर स्ट्रक्चर का, वो 0.68 आता है। इसका मतलब ये है कि 68% जो है वो एटम्स जो है वो यूनिट सेल को ऑक्यूपाई करते हैं। वहीं हम बात करें कि 32% जो है इसमें एम्प्टी स्पेस होता है। इसी तरह से हम अब एफसीसी स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। तो एफसीसी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर भी जिस तरह के हमने सिंपल क्यूबिक और बीसीसी स्ट्रक्चर में देखा है, जहाँ पर कि 8 एटम्स जो है वो कॉर्नर पर, आटो कॉर्नर पर जो है वो होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि जो 6 एटम है वो एग्जैक्टली उसके फेस, जो फेस है उसके सेंटर पर जो है होते हैं। जिस तरह से यहाँ हम देख सकते हैं 8 कॉर्नर पर, ये 8 एटम है 8 कॉर्नर पर, जैसा कि आप देख सकते हैं 8 कॉर्नर पर 8 एटम है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो है वो सेंटर, फेस के जो सेंटर है, तो फेस जो है इसका, ये फेस है, इसके फेस के जो सेंटर में भी एक एटम होता है। और ये एटम जो है, अगर हम बात करें ये एक फेस है, तो फेस के जो है दोनों तरफ ये एटम एसोसिएट होता है। तो अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर फेस पे, तो इसका आधा हिस्सा जो है वो दिखाई देता है। तो अगला जो, अगर हम बात करें कि इसकी टोटल फेस कितनी होती है, 6 फेस होती है। तो अगर क्यूब में हमें 6 फेस होती है, तो उस पर आधा आधा हिस्सा अगर वो शेयर करता है हर एक फेस पर, तो टोटल 6 इंटू 1/2 जो है वो टोटल 3 हो जाएंगे। और साथ में जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि कॉर्नर पे जो है वो एक और कॉर्नर के लिए अगर हम 8 एटम्स होते हैं, उसमें 1/8 हिस्सा जो है एक कॉर्नर के लिए होता है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो है वो 4 निकल के आता है एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए। और वहीं हम बात करते हैं कि यहाँ पर रेडियस और लेटिस पैरामीटर जो है उसके बीच का रिलेशनशिप। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो है एक 4r के इक्वल है। और यहाँ पर ये सिंपली हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो कि यहाँ पे a है और ये भी a है। तो 4r इक्वल टू क्या होगा, 4r का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो है वो टोटल मिला के 4r इक्वल टू √2a जो है निकल के आता है। तो यहाँ से रेडियस हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 4r/√2। और सॉरी, रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो रेडियस जो है वो √2/4 आता है, इंटू ए होता है। तो ये जो है रेडियस हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि हमने जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर उसे डिफाइन किया था कि यूनिट सेल का जो एटम्स जो है यूनिट सेल में, उसका वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम्स उनके नंबर ऑफ एटम्स है उनका वॉल्यूम, और डिवाइड बाय जो है वो यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो है 4 होते हैं, और उनका वॉल्यूम आ जाएगा तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, और साथ में जो है डिवाइड बाय ए क्यूब होगा। तो इससे जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन के बाद में जो एटॉमिक ब्रेकिंग फ्रैक्शन है वो कितना होता है, 74% होता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये जो है, यहाँ हम बात करेंगे अब, तो 26% जो है केवल एम्प्टी स्पेस होता है, और 74% जो है वो पूरी तरह से एटम्स जो है एक्यूपाइड करता है यूनिट सेल को। और इसे हम कह सकते हैं ये एक तरह का क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स है, लाइक कॉपर हो गए, लेड हो गए, या एल्यूमिनियम और सिल्वर। तो इस तरह से हम एफसीसी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। हम बात करते हैं डेंसिटी की। अगर हमारे पास किसी क्रिस्टल का वॉल्यूम है या नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है हमारे पास, तो हम उसकी डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसे हम डिफाइन करते हैं रो इक्वल टू Na/Vc Na। और यहाँ पे हम बात करेंगे n जो है वो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है, वहीं A की हम बात करें तो एटॉमिक वेट है, और Vc जो है वॉल्यूम होता है। और इसके बाद में अगर बात करें Na, तो वो एवोगाड्रो नंबर होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉपर का। तो कॉपर का हम बात करें तो इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो एफसीसी होता है। और एफसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो एन जो है, स्मॉल एन जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और एटॉमिक वेट अगर हम बात करें तो 63.55 ग्राम पर मोल होता है। तो एटॉमिक वेट हम यहाँ रख देंगे। और रेडियस जो है वो 0.128 होती है कॉपर के लिए। तो
ये इस रेडियस को हम जो है वॉल्यूम की टर्म में जो वॉल्यूम को हम जो है रेडियस की टर्म में लिखेंगे, तो v इक्वल टू ए क्यूब होता है। और एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए हमें ऑलरेडी पता है कि 4r इक्वल टू रूट टू होता है, तो a की वैल्यू हमने 4r बाई रूट टू लिखी, और इसके बाद में a को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। और इन सब वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में लिखेंगे। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में लिखने के बाद में जो डेंसिटी हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे, वो थियोरेटिकल डेंसिटी जो है वो 8.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और उसी को अगर हम एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी से कैलकुलेट करें कॉपर की, तो वो 8.94 होती है, जो कि बिल्कुल क्लोज है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के। तो इस तरह से जो हम थियोरेटिकल डेंसिटी जो है किसी भी क्रिस्टल की निकाल सकते हैं। तो और फर्दर रीडिंग के लिए जो है इस कीटल और इस तरह की बुक यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ देखेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमorphous सॉलिड। तो कार्बन जो है वो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के फॉर्म में होता है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। इसी के बाद हम बात करें SiO2 जो कि क्वार्ट्ज ग्लास है, जो कि अमorphous होता है। सब बाकी जितने भी है वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ इसका आंसर क्या होगा, क्वार्ट्ज ग्लास जो है वो अमorphous होता है। इसमें रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, अमorphous जो है वो इसमें एटम का अरेंजमेंट रेंडमली होता है और शॉर्ट रेंज ऑर्डरिंग होती है, जैसा कि SiO2 में होता है। अब एटॉमिक पैकिंग फैक्टर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। हाँ, यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम, प्रोजेक्टेड एरिया फ्रैक्शन ऑफ एटम इन प्लेन, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ एटम इन ए सेल। तो हम ऑलरेडी काफी सारे एग्जांपल से हमने देखा है सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC के लिए। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन जो है एटम का किसी यूनिट सेल में, वो क्या कहलाता है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कहलाता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। थर्ड क्वेश्चन है, ब्रेवाइस लैटिस कंसिस्ट ऑफ स्पेस लैटिस। तो हम बात करेंगे कि 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, उनके लिए कितने ब्रेवाइस लैटिस होते हैं, 14 ब्रेवाइस लैटिस होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि एक स्ट्रक्चर के जो है, अगर एक एटम है तो एक एटम के ऊपर की ओर एक एटम होता है, फिर नीचे की ओर, और 4 जो है वो साइड में होते हैं। तो इस तरह से जो है 6 जो है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से डिफाइन किया जाता है, नियरेस्ट नेबर एटम्स, किसी एटम के। अगला प्रश्न जो है, जो कि अंतिम प्रश्न, व्हाट इज द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ BCC स्ट्रक्चर। BCC स्ट्रक्चर के लिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि BCC स्ट्रक्चर के लिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हमने कैलकुलेट किया था, और वो कितना है, 0.68। तो ये कुछ प्रश्न है, और